iQOO 13 को लेके एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि इसके डिस्प्ले और इसके फ्रेम के बीच में गैप है, जो कि हाँ है भाई, इसके बीच में गैप है। In this video we are going to review iQOO 13 and yes we also have iQOO 12। तो साइड बाय साइड हम कंपेयर करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि हमें क्या अपग्रेड्स मिलते हैं एंड ऑल्सो क्या डाउनग्रेड्स मिलते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग एंड वेरिएंट से। प्राइसिंग के मामले में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेम iQOO 12 वाली प्राइसिंग iQOO 13 के अंदर मिल रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। ऑल्सो प्राइस इंक्रीज ना करते हुए इन्होंने एक वेरिएंट भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। ऑल्सो इस बार आपको जो स्टोरेज टाइप मिल रहा है वो भी आपको ज्यादा मिलता है अगर आप 512 GB या फिर उससे ऊपर का वेरिएंट परचेज करते हो। ऑल्सो इस बार रैम भी आपको अपग्रेडेड मिल रही है। पहले LPDDR5X थी, अब LPDDR5X अल्ट्रा मिल रही है। बात करूं इनके बॉक्स कंटेंट की तो वो ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाते हैं आपको। 120 वॉट का चार्जर, साथ में एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक सिलिकॉन केस मिल जाता है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको सेम वैसा ही मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजाइन। अब इन दोनों डिवाइस को अगर आप दूर से देखते हो तो ये बिल्कुल सिमिलर सी फील प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट लुक में तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सारी चीजें चेंज करी गई हैं। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे इसकी लोगो पोजिशनिंग। ये पहले राइट साइड पे हुआ करती थी, अब लेफ्ट साइड पे हो चुकी है। एंड ऑल्सो अब ये लोगो थोड़ा सा और ज्यादा अपीलिंग लग रहा है और इसका रीजन है इसका बैक ग्लास। iQOO 12 में आपको ग्लॉसी ग्लास मिलता था, अब iQOO 13 के अंदर आपको मैट टेक्सचर वाला ग्लास मिलता है। मतलब कि इसका जो टच फील है वो काफी प्रीमियम है एज कंपेयर टू iQOO 12। और यहाँ पे पूरा का पूरा फोन ग्लॉसी था तो यहाँ पे लोगो इतना अच्छे से हाईलाइट नहीं होता था, लेकिन iQOO 13 के अंदर सिर्फ ये लोगो आपको ग्लॉसी मिलता है एंड ऊपर का एक कैमरा मॉड्यूल जो कि इसे प्रीमियम वाइब प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप दोनों डिवाइसेस को क्लोजली देखते हो तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। iQOO 13 का कैमरा मॉड्यूल ज्यादा बिगर है एज कंपेयर टू 12 और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आगे बताने वाला हूँ। iQOO 12 में फ्लैश की प्लेसमेंट कैमरा मॉड्यूल के बाहर रखी गई थी, लेकिन अब इसको अंदर कर दिया गया है और इसको अब सर्कुलर कर दिया गया है। और अगर दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर आपको 4 लेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये चौथा वाला सिर्फ फ्लैश है। ऑल्सो कैमरा मॉड्यूल की बात हो ही रही है तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे नीचे के लेंस और फ्लैश के बीच में आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि IR ब्लास्टर है, जो कि iQOO 12 में आपको इसके ऊपर की तरफ देखने को मिलता था। ऑल्सो यहाँ पे एंटेना बैंड्स की पोजिशनिंग भी चेंज करी गई है। बाकी बटन पोजिशंस की बात करूं तो वहां पे आपको पोर्ट्स एंड ऑल में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर प्लेसमेंट है। बस यहाँ पे iQOO 13 के बटन थोड़े से ऊपर प्लेस्ड हैं एज कंपेयर टू iQOO 12। ऑल्सो एक चीज और मैंने नोटिस करी, यहाँ पे iQOO 12 के जो बटन्स हैं वो थोड़े से हार्श हैं, यानी कि जब भी आप प्रेस करते हो तो एक तो यहाँ पे एफर्ट थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, ऑल्सो ये बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं। वहीं अगर iQOO 13 के बटन्स को क्लिक करोगे तो ये थोड़ी सी प्रीमियम वाइब प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो ये इतनी ज्यादा आवाज भी नहीं कर रहे हैं iQOO 12 के जैसे। ऑल्सो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट का भी डिफरेंस है, पहले टाइप सी 2.0 था, अब टाइप सी 3.2 कर दिया गया है इसको iQOO 13 के अंदर। अब ये जो कैमरा मॉड्यूल है इसके बाहर आपको ये हल्का सा फ्रेम जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली एम्बिएंट लाइट है जो कि फोन के लुक को काफी ज्यादा एनहांस कर रहा है। यूजुअली अगर कोई भी बंदा आपको देखेगा कि इस तरीके का फोन आप यूज करो जिसमें RGB लाइट जल रही है तो भाई कहीं ना कहीं वो इंप्रेस हो सकता है। हालांकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती है, मे बी शायद किसी को ये पसंद ना आए। बाकी मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, या तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऑल्सो ये काफी ज्यादा यूजफुल भी है, जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो ये चार्जिंग इंडिकेट करने लगता है, कोई भी नोटिफिकेशन आया हो वो यहाँ पे इंडिकेट करने लगता है। एंड ऑल्सो जब भी आप गेमिंग करते हो तो ये पीछे की तरफ पे काफी अच्छा खासा इफेक्ट शो करता है, जिससे कहीं ना कहीं एक गेमिंग वाली वाइब आती है। और अगर आपको ये एम्बिएंट लाइट ज्यादा पसंद है तो आप इसको ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो, लेकिन बैटरी की वाट लग सकती है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड और इन हैंड फील की। अब इसके बिल्ड क्वालिटी को कंप्लीटली इंप्रूव किया गया है हर एस्पेक्ट में। अगर आप इसके डिस्प्ले प्रोटेक्शन को देखते हो तो पहले स्कॉच Ascension का प्रोटेक्शन मिलता था, अब यहाँ पे स्कॉच Ascension अल्फा का प्रोटेक्शन मिलता है। पहले एल्यूमिनियम फ्रेम था, अब एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिलता है। पहले IP64 स्प्लैश रेसिस्टेंट मिलता था, अब यहाँ पे आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिल रही है। ऑल्सो अगर इनके इन हैंड फील की बात करूं तो ये दिखने में डेफिनेटली एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन इनका इन हैंड फील में काफी बड़ा डिफरेंस है। अब iQOO 12 प्रॉपर फ्लैट एजेस के साथ आता था, iQOO 13 यहाँ पे आपको हल्का सा राउंडेड एजेस के साथ मिलता है, जो कि पकड़ने में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू iQOO 12। अब अगर इनके डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ पे iQOO 13 स्लाइटली बिगर, वाइडर एंड हैवियर है एज कंपेयर टू iQOO 12। मतलब एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप दोनों साइड बाय साइड भी पकड़ते हो तो ऐसा फील नहीं होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर आप iQOO 12 का कवर iQOO 13 के अंदर लगाते हो तो यहाँ पे फिटिंग इश्यूज होंगे, ऑल्सो पोर्ट्स तो मैच करेंगे ही नहीं इसके साथ। ऑल्सो iQOO 12 पहले थोड़ा सा शार्प फील होता था हाथ में पकड़ने में, iQOO 13 काफी स्मूथ फील होता है। इन हैंड फील को काफी बेटर कर दिया गया है 13 के अंदर। इसके अलावा एक चीज मैंने और नोटिस करी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायमेंशंस हल्के से बड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ग्राउंड
राउंडेड कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू iQOO 12। ये iQOO 12 के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा राउंडेड फील होते हैं एंड ऑल्सो अगर इस तरीके से फोन को पकड़ते हो तो काफी कंफर्टेबल फील होता है, गेमिंग करने में भी काफी हेल्पफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। और अगर मैं डिस्प्ले स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी अपग्रेड नहीं मिल रहा है आपको, सेम टू सेम iQOO 12 वाला डिस्प्ले आपको iQOO 13 के अंदर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आप नोटिस कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस है इनकी बेजल्स के अंदर। iQOO 13 एज कम्पेयर टू iQOO 12 लेस बेजल्स ऑफर करता है एंड ऑल्सो इनके फ्रंट में पंच होल कैमरा मिल जाता है। इसको भी अगर आप कंपेयर करते हो तो iQOO 13 काफी कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू iQOO 12, जिससे ओवरऑल डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले साइज में हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। iQOO 12 6.78 इंचेस डिस्प्ले ऑफर करता था एंड अब iQOO 13 के अंदर आपको 6.82 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड HDR10+ का सपोर्ट इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर मिल जाता है। हाउएवर यहाँ पे इनकी ब्राइटनेस में डिफरेंस है। iQOO 12 1400 निट्स की HBM एंड 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, वहीं iQOO 13 के अंदर हाई ब्राइटनेस मोड में 1800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है एंड पीक ब्राइटनेस ये ऑफर करता है 4500 निट्स की। तो डेफिनेटली ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप इनके पिक्सल्स को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे पिक्सल्स के मामले में भी ज्यादा पिक्सल्स मिलते हैं iQOO 13 के अंदर। हालांकि iQOO 12 भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, जब भी आप आउटडोर में इंडोर में यूज करते हो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 13 के अंदर इसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आउटडोर यूजिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो चुका है। एंड ऑल्सो आई प्रोटेक्शन के लिए जो PWM डिमिंग का ऑप्शन होता है उसके नंबर्स भी आपको iQOO 13 के अंदर ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू 12। तो अगर आप देर रात तक भी फोन यूज करते हो iQOO 13 आपकी आंखों की सुरक्षा करेगा। इनके रिफ्रेश रेट की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो जब भी आप इसके UI में स्क्रॉल करोगे आपको 144 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन जब भी आप YouTube या फिर किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो ये 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो iQOO 13 को लेके एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि इसके डिस्प्ले और इसके फ्रेम के बीच में गैप है, जो कि हाँ है भाई, इसके बीच में गैप है। हालांकि स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर अगर आप कोई पेपर डालने की कोशिश करते हो तो अंदर चला जाता है। और इसका रिप्लाई iQOO ने खुद कर दिया है, ये भाई IP68-69 रेटिंग के कारण है। लोगों का कंसर्न ये है कि यहाँ पे गैप होने के कारण भाई इसका IP69 या IP68 है, ये वाटर डैमेज हो सकता है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको आराम से पानी के अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड की तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये इसके बिल्ड को बेटर करने के लिए किया गया है। अगर आपका फोन 10 से 15 मिनट भी पानी के अंदर पड़ा रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस फोन के साथ, तो नो नीड टू वरी एट ऑल। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इंप्रूव कर दिया गया है। पहले ऑप्टिकल मिलता था, अब आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट चीज है मेरी एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर। ऑल्सो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि पहले बहुत ज्यादा नीचे की तरफ पे था, उसको भी अब इंप्रूव करके एक डिसेंट प्लेस पे डाल दिया गया है, यानी कि भाई ये इतना है कि आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो प्लेसमेंट को भी बेटर कर दिया गया है। एक चीज माननी पड़ेगी, iQOO ने बहुत सारा फीडबैक्स लेके और उनके ऊपर काम किया है और जो बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता था वो किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिपसेट। iQOO 12 में मिलता था Snapdragon 8 Gen 3, जो कि इससे पहले तक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट था, लेकिन अब iQOO 13 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 8 Elite चिपसेट, जो कि अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट है इन एनी स्मार्टफोन। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई कितना ज्यादा पावरफुल है ये डिवाइस। एंड यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, S24 Ultra का जो नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है, यानी कि S25 Ultra लॉन्च होने वाला है अभी 22 तारीख को, उसके अंदर भी आपको सेम यही चिपसेट देखने को मिलने वाला है, यानी कि Snapdragon 8 Elite चिपसेट फॉर गैलेक्सी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं iQOO 13 की। एंड भाई यहाँ पे जिस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है वो इनसेन है। ऑलरेडी iQOO 12 इतनी कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था, अब iQOO 13 के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं इनके एंट्री स्कोर्स थोड़े से आपको दिखा देता हूँ। जहां iQOO 12 20 लाख के स्कोर्स प्रोवाइड करता है, वहीं iQOO 13 के स्कोर्स देख सकते हो आप 26,90,000 के आसपास, मतलब कि लगभग 27 लाख के आसपास ये स्कोर्स कर रहा है। इवन यहाँ पे इनके Geekbench स्कोर्स भी देख सकते हो। सिंगल कोर में अराउंड 800 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर में करीब 2600 पॉइंट्स का फर्क था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड इवन यहाँ पे मैं अगर इनके जीपीयू की बात करूं तो वहां पे भी आपको 4000 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है iQOO 13 के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे गेमिंग के लिए आपको एक सेपरेट चिपसेट मिल जाता है, जो कि iQOO 12 में मिलता था। यहाँ पे आपको Q1 चिपसेट मिलता था। iQOO 13 के अंदर आपको Q2 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ iQOO 13। अब iQOO 13 की गेमिंग से पहले iQOO 12 की गेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 120 FPS का सपोर्ट वहां पे भी आपको देखने को मिल जाता है, और जब भी आप इंटेंस गेमिंग करते हो और जहां पे क्रूशियल पार्ट आ जाता है वहां पे इसके FPS 100 FPS तक पहुंच जाते हैं एंड समटाइम्स 100 से नीचे भी चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको 110 FPS के आसपास आपको कंसिस्टेंट गेमिंग करवा देता है। वहीं अगर बात करूं iQOO 13 की, तो यहाँ पे आपको 120 FPS का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे
इस फोन के अंदर आपको Q2 चिपसेट मिलता है जिसे बेसिकली 144 FPS तक की गेमिंग प्रोवाइड करता है। अभी कैसे करता है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये बेसिकली गेम प्ले को रन करता है 75 FPS पे और इसकी जो Q2 चिप है ये 2 फ्रेम्स के बीच में एक फ्रेम ऐड कर देती है जिससे टोटल 144 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करता है। और अगर कंसिस्टेंट FPS की बात करूं तो भाई ये 120 FPS कंसिस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करता है और अगर आप इंटेंस टास्क में जाते हो तो इसके जो FPS है वो 115 से 120 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि आपको प्रॉपर 120 FPS की गेमिंग का एक्सपीरियंस देने वाला है iQOO 13। ऑल्सो अगर बात करूं गेमिंग की तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमने 45 मिनट लगातार गेमिंग करी है और इतने ठंडे माहौल में भी iQOO 12 39-40 के आसपास हीट हो जाता है। वहीं अगर iQOO 13 की बात करूं तो ये 37 के आसपास रहता है, यानी कि iQOO 13 इतनी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के बाद भी हीटिंग का इशू इसके अंदर नहीं देखने को मिला। और अभी ठंड का माहौल चल रहा है तो हम इनकी हीटिंग को इतने अच्छे तरीके से अभी जज नहीं कर सकते। जब गर्मी का टाइम आएगा तब एक्चुअल हीटिंग का पता चलेगा। फिलहाल मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पे iQOO 13 डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है एंड वो भी लेस हीटिंग के साथ। ऑल्सो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए iQOO 13 के अंदर 7x वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी हीटिंग कंट्रोल कर पा रहा है। चलो बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। इसके अंदर आपको मिलता है FunTouch OS 15 और अगर आपके पास iQOO 12 है तो उसमें भी आप ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। FunTouch OS 15 में iQOO ने भर भर के फीचर्स दिए हैं। मेरा मतलब है कि काफी भर भर के इन्होंने UI चेंजेस किए हैं, यानी कि UI फीचर्स दिए हैं। ऑल्सो AI फीचर्स का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड यस, सेम iQOO 12 के अंदर भी आपको सेम AI फीचर्स मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे फीचर्स बता देता हूँ जैसे कि सर्कल टू सर्च, ऑब्जेक्ट इरेजर, लाइव ट्रांसक्राइब और टॉक बैक का फीचर मिल जाता है। फिलहाल अगर बात करूं UI एक्सपीरियंस की तो उसको बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ही स्मूथ एंड सटल फील होती है। iQOO 12 के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, ऑप्टिकल से अल्ट्रासोनिक कर दिया गया है। ऑप्टिकल में कभी कभी ये प्रॉब्लम होता था कि ओपन नहीं होता था, लेकिन अब उसको भी फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे बटरी स्मूथ तरीके से ओपन एंड क्लोज हो जाता है। ऑल्सो जो थोड़े बहुत ग्लिचेस थे iQOO 12 के अंदर उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। ब्लूटूथ की बात करूं तो iQOO 12 में भाई भर भर के मिलते थे, उसको अब बहुत कम कर दिया गया है। हाँ, खत्म नहीं किया है लेकिन हाँ पहले से कम कर दिया गया है। ऑल्सो अगर अपडेट्स की बात करूं तो हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते थे iQOO 12 में, लेकिन इसको अब बढ़ा के 4 साल और 5 साल का दिया है, यानी कि आप इस फोन को 5 साल तक आराम से यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको और एंड्रॉइड अपडेट्स 4 साल तक मिलने वाले हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलो अब इनके स्पीकर्स को कंपेयर करके देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट है या फिर नहीं। ये है iQOO 12 का स्पीकर। ये है iQOO 13 का स्पीकर्स। अब देखो अगर लाउडनेस की बात करूं तो iQOO 13 के अंदर डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा लाउडनेस मिलती है, लेकिन iQOO 13 के साउंड को ना थोड़ा सा बेसियर करने की कोशिश की गई है। वहीं अगर iQOO 12 की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रबल ज्यादा मिलता है, ओवरऑल एक बैलेंस साउंड मिलता है। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो वो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि iQOO 13 के अंदर थोड़ी सी डाउनग्रेड कर दी गई है। डेफिनेटली वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, बेसियर करने की कोशिश की गई है, लेकिन पर्सनली मुझे iQOO 12 का साउंड ज्यादा पसंद आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी कैपेसिटी। अब देखो iQOO 12 में 5000 mAh की बैटरी मिलती थी जिसको 1000 mAh से बढ़ा दिया गया है और अब iQOO 13 के अंदर 6000 mAh की बैटरी है और उसका वेट देखा जाए तो सिर्फ कुछ ग्राम से बढ़ाया गया है। अब ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसमें आपको 3rd जनरेशन सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है जो कि डेफिनेटली ज्यादा कैपेसिटी के साथ आती है, ऑल्सो कम स्पेस लेती है। इसके अलावा ये बैटरी ज्यादा पावर एफिशिएंट है जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ परफेक्टली मैच हो जाती है और ये साथ में काम करके और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको iQOO 12 से iQOO 13 के अंदर काफी बड़ा बैटरी बैकअप में जंप मिलेगा और ये चीज सीरियसली हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों ही डिवाइसेस को बहुत ही इंटेंस यूज करके टेस्ट किया है और यहाँ पे रिजल्ट्स आप सामने देख सकते हो। अराउंड 15 घंटे के आसपास हमने दोनों ही फोन्स को फुल चार्ज किया हुआ था और इसको हमने तब तक इंटेंस यूज किया जब तक इसकी बैटरी 0 नहीं हो गई। यहाँ पे आप स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो। iQOO 12 ने स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया हमें 9 घंटे 42 मिनट का और वहीं iQOO 13 ने हमें स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया 10 घंटे और 42 मिनट का, यानी कि पूरा 1 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया iQOO 13 ने और वो भी हैवी यूसेज में। तो अगर आप iQOO 13 को नॉर्मल यूज करते हो, हैवी यूसेज नहीं है, तो ये 2 दिन तक आराम से काम करेगा और अगर हैवी यूसेज भी करते हो तो 1 से 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। दोनों ही फोन्स 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बाकी एक चीज iQOO 13 से एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है iQOO 13 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। अब देखो iQOO 12 में 50 मेगापिक्सल का वाइड, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस मिलता था जो कि 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता था, लेकिन अब
iQOO 13 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल के 3 लेंसेज मिलते हैं। 2 लेंसेज तो सेम है, बाकी यहाँ पे जो टेलीफोटो लेंस मिल रहा है वो 2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है, यानी कि पहले जूमिंग कैपेबिलिटी ज्यादा थी, अब उसको कम कर दिया गया है। iQOO 12 मैक्सिमम 100x तक जूम कर सकता था, जिसको अब कम करके 30x कर दिया गया है। ऑब्वियसली यार इतने ज्यादा जूम की जरूरत किसको ही है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे बताता हूं। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे भी 16 मेगापिक्सल से 32 मेगापिक्सल पे स्विच किया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलो अब इसके कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ आउटडोर इमेजेस देख सकते हो। वैसे तो इमेजेस सिमिलर सी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो iQOO 12 की इमेज में थोड़ा सा ग्लेयर दिख रहा है, लेकिन 13 ने थोड़ी सी बेटर क्लिक की है। अब ये इसके कुछ नाइट शॉट्स हैं। यहाँ पे iQOO 13 ने बहुत ही ज्यादा शार्प इमेज क्लिक की है। ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे डिटेल्स भी आपको ज्यादा मिलती है। अब इस इमेज में आप देख सकते हो iQOO 13 ने कितनी क्लियर इमेज क्लिक की है, वहीं iQOO 12 ने थोड़ी सी ग्लेरी इमेज क्लिक की है। ओवरऑल iQOO 13 काफी कॉन्ट्रास्टी, काफी शार्प इमेज क्लिक कर रहा है। ऑल्सो अगर मैं कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको ज्यादा नेचुरल कलर्स मिलते हैं एज कंपेयर टू iQOO 12। अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन नाइट शॉट्स देख सकते हो आप। iQOO 12 ने इमेज को काफी ज्यादा वार्म कर दिया है, वहीं 13 ने प्रॉपर कलर्स प्रोवाइड करे हैं। स्किन टोन्स देख सकते हो, जैकेट का कलर देख सकते हो, भाई इसने काफी हद तक नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। प्रॉपर शार्प कॉन्ट्रास्टी इमेज प्रोवाइड कर रहा है iQOO 13। यहाँ पे लेंस फ्लेयर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब ये डे टाइम की इमेजेस आप देख सकते हो, क्लोजली मॉनिटर करोगे तो iQOO 13 की थोड़ी सी ज्यादा शार्प इमेज है, और ये है इनके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की फोटो। यहाँ पे iQOO 12 की इमेज थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अगर आप क्लोजली देखते हो तो चाहे पीछे बने घर का कलर हो या फिर मेरी स्किन टोन हो, ज्यादा बेटर कैप्चर करी है iQOO 13 ने। अब ये कुछ इंडोर इमेजेस हैं, यहाँ पे आप कलर टोन्स देख सकते हो। iQOO 12 थोड़ा सा वार्म टोन क्लिक करता है एंड iQOO 13 थोड़ा सा कूलर टोन क्लिक करता है। अब ये है इनके कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स। यहाँ पे भी आप लाइट कंट्रोल देख सकते हो, iQOO 13 ने बहुत ही कमाल तरीके से किया है। एंड यस, मैं जिस एडवांटेज की बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। iQOO 12 23mm, 46mm और 70mm पे पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता है, लेकिन iQOO 13 के अंदर आपको 24mm, 35mm, 50mm एंड 100mm तक के पोर्ट्रेट्स क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि इनसेन है। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, बहुत ही कमाल लेवल का आउटपुट प्रोवाइड करता है iQOO 13। अब ये है इनकी कुछ नॉर्मल इमेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक रेंज वगैरह। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बस यहाँ पे थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं iQOO 13 की प्रोसेसिंग के ऊपर। ज्यादा शार्प, बेटर कलर्स एंड बेटर डिटेल्स मिल रही हैं iQOO 13 के अंदर। अब यहाँ पे आप इनके फ्रंट कैमरा देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कलर टोन्स का डिफरेंस था। एंड यस, डिटेल्स आपको ज्यादा मिलती हैं iQOO 13 के अंदर। ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा मेगापिक्सल का सेंसर है, बाकी एज सच कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे। अब यहाँ पे मैं इनका वीडियो सैंपल दिखा सकता हूँ, दोनों ही फोन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K 30 FPS तक। यहाँ पे बैक कैमरा के आउटपुट में मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंस फील नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इनका फ्रंट कैमरा देखते हो तो वहां पे आपको बड़ा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि iQOO 12 में सिर्फ 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन इसमें आप 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। ऑल्सो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी काफी बेटर है एज कंपेयर टू iQOO 12। सो गाइस, चलो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। भाई देखो, सबसे पहली चीज जो इनसे बहुत बड़ी कंप्लेन थी बिल्ड क्वालिटी की, ये काफी हद तक इंप्रूव्ड है, प्रीमियम है। एंड यस, पहले IP64 था, अब IP68+69 की रेटिंग मिल रही है, यानी कि ये भाई बहुत ज्यादा अगर प्रेशर से पानी आ रहा है वो भी ये झेल सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नंबर 2, डिस्प्ले के अंदर एज सच कुछ चेंज नहीं है, लेकिन 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ऑल्सो HBM ब्राइटनेस भी बहुत ही कमाल की है। नंबर 3, चिपसेट को मैसिवली इंप्रूव कर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से। जो स्नैपड्रैगन 8 Elite का चिपसेट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत बड़ा जंप है। इसी के साथ बैटरी को भी मैसिवली इंप्रूव कर दिया गया है, और साथ के साथ कैमरा की प्रोसेसिंग में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू iQOO 12। बस यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो 2 ही डाउन साइड है। एक, साउंड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज, 100x वाला जूम अगर आपको पसंद है तो वो iQOO 13 के अंदर हटा दिया गया है। तीसरी कमी की बात करूं तो वायरलेस चार्जिंग नहीं है, और चौथा, ब्लूटूथ को कंप्लीटली नहीं हटाया गया है। एंड ऑल्सो एक और दिक्कत जो हमने iQOO 12 का रिव्यू करते वक्त फेस करी थी, इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर है ये इस तरीके से आवाज करता था, यहां पे साउंड को बहुत ही हद तक कम कर दिया गया है। ओवरऑल इन्होंने बिल्ड के मामले में भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट किए हैं। एंड यस, ये एम्बिएंट लाइट भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, फोन के लुक को एनहांस भी करता है, एंड फोन को बिना हाथ लगाए नोटिफिकेशंस का भी पता चल जाता है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत ही कमाल का काम किया है iQOO 13 ने। बस नेक्स्ट टाइम इन ब्लोटवेयर को कंप्लीटली रिमूव कर देना, बाकी आई एम टोटली इंप्रेस्ड। सो गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, और iQOO 13 का कंपैरिजन किस डिवाइस के साथ करूं नीचे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। चलो बाय बाय।